हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और ये क्वेश्चंस आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्यनिष्ठा ऐप शुरू किया है जिसके जरिए पुलिस को हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण करने में मदद मिलेगी और यह ऐप पुलिस को अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार करने और जिले के विभिन्न थानों में होने वाले अपराधियों का अध्ययन करने में मदद करेगी। और देखिए, इस ऐप को कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुशल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो देखिए, 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिए, रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले और दुनिया के 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित ने गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए टॉस के लिए मैदान पर कदम रखते हुए यह उपलब्धि हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में दूसरा स्थान मिला है उत्तराखंड राज्य को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इस उपलब्धि के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा प्रदेश के प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार को अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 50% पंचायतों में आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए 50% पंचायतों में आरक्षण संबंधी विधेयक कब पारित हुआ। वर्ष 2008 में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की। तो देखिए, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की। महादेवी भटनागर ने। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई। वर्ष 1902 ईस्वी में महादेवी भटनागर द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा व प्रोत्साहन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.42 लाख। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देहरादून की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1817 ईस्वी में देहरादून की स्थापना हुई, जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। और वर्ष 1825 ईस्वी को देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया। और वर्ष 1829 ईस्वी में देहरादून के साथ जॉन सार भाबर का उपायुक्त रखकर इसे मेरठ मंडल में रखा गया। और वर्ष 1975 ईस्वी में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट रहते हैं आपके, आप हो सके तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। और वहीं आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून जनपद का लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो ये भी आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून का लिंगानुपात है 902 और जनसंख्या घनत्व कितना है 549। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो देखिए वर्ष 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए नरेंद्र शाह टिहरी रियासत के 5वें शासक थे और इन्होंने टिहरी रियासत पर वर्ष 1913 ईस्वी से लेकर वर्ष 1946 तक शासन किया और ये 15 वर्ष की आयु में राजा बन गए थे। वर्ष 1923 में नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा एवं आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना भी की थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस शैली, कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छोलिया। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है जिसे शादी या धार्मिक आयोजन में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है और यह नागराज, नरसिंह तथा पांडव शैली पर आधारित नृत्य है। अगला देखेंगे, गुलदस्त तवारिक ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए गुलदस्त तवारीख ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं मियाँ प्रेम सिंह। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तीलू रौतेली को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए तीलू रौतेली का जन्म कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में, गुराड़ नामक गांव में 8 अगस्त 1661 को तीलू रौतेली का जन्म हुआ था और मात्र 22 वर्ष की आयु में ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और देखिए तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखें। अगला देखेंगे, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए कथकली जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक है अजंता की गुफाएं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में 29 चट्टानों को काटकर महाराष्ट्र राज्य के अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था और ये बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से ये संबंधित हैं। बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं ये, जो कि महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो देखिए कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई है और किसके द्वारा? पीसी महालनोबिस के द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कलकत्ता में की गई। देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थित है जिसकी स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी और इसके अलावा इसके 2 उपकेंद्र भी हैं। कहाँ कहाँ पर इसके 2 उपकेंद्र हैं? एक तो है आपका दिल्ली में, पहला उपकेंद्र है दिल्ली में, दूसरा कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में।
तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली और बेंगलुरु में इसके उप कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बीघा विवाद है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 3 बीघा विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित एक गलियारा है और इस पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो देखिए 10वें या फिर आखिरी सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए 10वें या फिर आखिरी सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने वर्ष 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाए ना, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। कब की? 1699 ईस्वी में। और इन्होंने अपने अनुयायियों को पंच करार धारण करने को कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणियों से आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस यहाँ पे दी जा रही हैं जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इनको ज्वाइन जरूर कीजिएगा और सेशन शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो देखिए उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए उद्योगों की दृष्टि से पिछड़े जनपदों के लिए 1 अप्रैल 2008 को एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 लागू की गई और इस नीति में पर्वतीय क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। ये आपको याद रखना है, पर्वतीय क्षेत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। और कौन कौन सी ये श्रेणियां थी? एक थी आपकी श्रेणी ए और दूसरी श्रेणी बी। तो 2 श्रेणियों में पर्वतीय क्षेत्रों को बांटा गया। श्रेणी ए में कौन कौन से जनपद आते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए श्रेणी ए में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग जनपद शामिल है। जबकि श्रेणी बी की बात करें तो पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर के साथ देहरादून, नैनीताल के कुछ भाग को श्रेणी बी में शामिल किया गया और इस नीति को तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में हाथ में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? कर आप सभी लोग अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मुंदरी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए उत्तराखंडी आभूषणों में तुग्यल की बात करें तो तुग्यल कान में, फूली जो है ये नाक में, मुंदरी आपका हाथ में और इमरती जो है ये पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला देखेंगे, वर्ष 2021 में गठित कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? वर्ष 1921 में किया गया था। और कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया ये बताना है। तो पी विर्णम जो हैं ये वर्ष 1921 में गठित कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष बने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए 13 अप्रैल 1921 को कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष पी विर्णम थे और इस समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ग्रामीणों की निजी नाप भूमि से लगी हुई समस्त सरकारी भूमि को वन विभाग के नियंत्रण से हटा लिया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? देखिए कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ आपके कहाँ पर? कोटद्वार में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में कब हुआ था? 22 से लेकर 24 दिसंबर 1919 को संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष बद्रीदत्त जोशी थे। और कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और कुमाऊं परिषद को
कांग्रेस में विलय कब किया गया था, ये भी पूछा जाता है, तो वर्ष 1926 इस भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कई बार बताती हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है ये है आपके रामनगर में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड सरकार के अधीन शिक्षा विभाग की एक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।